नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 14 लेकर आया हूं, जिसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांस है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट नहीं करते कि भैया हमारा स्कोर क्या रहा है। आपका भैया जो भी स्कोर आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर बोला गया है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को, या फिर समुद्र के नीचे की तरंगों को? तो देखिए भाई, समुद्र के नीचे की तरंगों को नाम दिया गया है सुनामी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ध्यान रखिए, जो सुनामी है एक जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी भैया एक प्राकृतिक आपदा है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। देखिए, सारे ही प्रश्न भैया यहाँ पर आपको सिलेबस के अनुसार मिलेंगे, आप चाहे तो सिलेबस देख सकते हैं। ऊंट का प्रसिद्ध मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो ऊंट का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? लुप्तप्राय पक्षी, संकटग्रस्त पक्षी, प्रवासी पक्षी या फिर अनूठे पक्षी? देखिए भाई, हर साल क्या होता है, कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जब पक्षियों को उनके अनुकूल जलवायु नहीं मिलती है तो वह कुछ समय के लिए हर साल दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे पक्षियों को भैया कहा जाता है प्रवासी पक्षी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलने वाले हैं, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। किस विद्वान ने कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल है। गुडे, मर्डॉक, इरावती या फिर मेरिट? तो देखिए भैया, मर्डॉक महोदय ने कहा है परिवार सार्वभौमिक है, अर्थात परिवार आपको हर जगह में मिलेगा पूरे विश्व में। चाहे आप किसी स्टेट में चले जाएं या फिर आप किसी कंट्री में चले जाएं, हर जगह पर आपको परिवार देखने को मिलेगा, बस आपको इसका रूप अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? राजा मधुमक्खी, सैनिक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या फिर श्रमिक मधुमक्खी? तो मधुमक्खियों में शहद व छत्ते का जो निर्माण है भाई, ये करती है श्रमिक मधुमक्खी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ध्यान रखिए, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखें। ओके, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन आपके उद्योग, धंधे एवं व्यवसाय से लिया गया है। कृषि उत्पादक में वृद्धि, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन या फिर दुग्ध उत्पादन? तो देखिए भैया, जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ध्यान रखिए, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लूटो, बुध, बृहस्पति या फिर शनि? तो भाई मेरे ध्यान रखना,
जो यहाँ पर प्लूटो ग्रह है इसको बोना ग्रह भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछा जाए तो बताना है सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। ओके, इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन यापन का अन्य प्रमुख आधार क्या है? देखिए भैया, जो हमारा भारत देश यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कृषि के अलावा जो कृषक हैं और भूमिहीन हैं उनके जीवन यापन का जो अन्य प्रमुख आधार है वो है भाई पशुपालन। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर क्या बोला गया भाई, पचमढ़ी जीवमंडल में एक नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है? बताइए, पचमढ़ी जीवमंडल में एक नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रोद्यान, कान्हा राष्ट्रोद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रोद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रोद्यान। तो देखिए भैया, पचमढ़ी जीवमंडल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रोद्यान। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, जो कान्हा किसली राष्ट्रोद्यान भैया ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रोद्यान कहां पर है? असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। और कॉर्बेट राष्ट्रोद्यान कहां पर है? तो भैया ये है उत्तराखंड में। ठीक है, जिसका पहले पूर्व नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जितने भी भैया पॉइंट बताते जा रहा हूं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट बताते जा रहा हूं। जब मृदा में बालू के कणों का ज्यादा अनुपात होता है तो इसे क्या कहा जाता है? दुमटी मृदा, बलुई मृदा, ह्यूमस या फिर मृणामय मृदा? तो ध्यान रखिए, जब मृदा में बालू के कणों का ज्यादा अनुपात होगा भाई तो उसे कहा जाएगा बालुई मृदा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? बताइए इसमें से कौन है जिसका मूल उद्भव भारत में नहीं है? तो यहां पर देखिए, आम, नारियल और केला, इनका भैया उद्भव कहां पर है? भारत में हुआ है। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है भैया इसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है, बल्कि स्ट्रॉबेरी का जो मूल उद्भव स्थान है वो है यूरोप। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम 1750 में फ्रांस में किया गया। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और आप सभी लोग भैया सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं और आप चेक करें आप कहां पर गलती कर रहे हैं और आपका स्कोर क्या रहता है। और जो भैया गलती करते हो आप उसको नोट कर लो भैया, हमें ये गलती नहीं करना। ठीक है, चलिए, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध है जल संरक्षण के आंदोलन से है। बताइए, जो मेधा पाटेकर है और अमृता देवी बिश्नोई है इनका संबंध बताइए किससे है? दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया? तो नहीं मेरे भाई, चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। लेकिन जो मेधा पाटेकर है और अमृता देवी बिश्नोई है ये दोनों पर्यावरणीय मुद्दों वाले आंदोलन से संबंधित हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, यहां पर कहा गया है मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को ना काटने का अभियान चलाया। इन दोनों व्यक्तित्व द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भैया इसमें से हमें गलत कथन छांटना है 4 में से। क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, कहीं कहीं पर इसका नाम मिलता है कोनेन। ठीक है, बात एक ही है। ओके,
तो ये तो भैया सही है ऑप्शन ए। फिर क्या है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी में यहां पर कहा गया है चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, ये मेरे भाई यहां पर गलत है। क्योंकि देखिए आप यहां पर चावल नहीं बल्कि जो धान है, जो धान की भूसी होती है वह वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत होता है, ना कि चावल। ओके। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना चाहिए? बताइए, यदि आपको रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपनाना है तो बताइए आप इसमें से किसको अपनाएंगे? प्राथमिक चिकित्सा, मंजूषा, नहीं मेरे भाई। अग्निशामक यंत्र, बिल्कुल सही है। हमें रसोई घर में क्या है, अग्निशामक यंत्र रखा रहना चाहिए वहां पर, जैसे वहां पर कोई घटना होती है जिससे हम उसको यूज कर सके अग्निशामक यंत्र को और घटना को रोक सकें। ओके, चलिए देखिए यहां पर कहा भी गया है अग्निशामक यंत्र क्या होता है। यह यंत्र एक बेलनाकार लोहे का सिलेंडर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो रेड कलर का रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस संपीड़ित अवस्था में भरी रहती है। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? फसलों में कृमिनाशक डालना, नहीं मेरे भाई। मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, नहीं। फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना, नहीं। बल्कि क्या है, हरी खाद से मतलब है भाई लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। ये क्या होता है यहां पर देख लीजिए आप। लेग्यूमेंसी कुल के पौधे हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। इन पौधों की खड़ी फसल को काटकर खेत में जोतकर दबा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। ठीक है, ये चूंकि पौधों से बनती है इसलिए इसको नाम क्या दिया गया भैया, हरी खाद नाम दिया गया। समझ गए? चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? देखिए भैया अक्षय संसाधन क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो। तो यहां पर हम देखें सूर्य, जल और वायु, ये ऊर्जा के अक्षय संसाधन है। मतलब क्या है, इनको एक बार हम यूज करने पर इनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कैसे अक्षय संसाधन है। लेकिन यहाँ क्या है, अक्षय संसाधन नहीं है। जो यहाँ पर पेट्रोलियम भैया ये एक अक्षय संसाधन नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम कैसा है, क्षय संसाधन है। मतलब पेट्रोलियम को यदि आप एक बार उपयोग कर लोगे फिर आप इसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 17 पर। यहां पर कहा गया है विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए विज्ञान का एक शिक्षक है जो अपने छात्रों से कहता है मैग्रो पादपों की तलाश करें आप। तो बताइए वो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्रों में, लवणोद्भिद दलदल में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, या फिर शीत क्षेत्र में। तो हम सभी जानते हैं जो मैग्रो पादप भैया ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे भैया हमें लवणोद्भिद दलदल में, अर्थात शिक्षक को लवणोद्भिद दलदल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। चलिए शानदार प्रश्न है। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। भैया शिक्षक को यदि अपने छात्रों को गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देना है तो बताइए उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी, मतलब एग्जाम्पल क्या होगा गर्म रुधिर प्राणी का? मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली, या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए यहां पर सबसे अच्छा होगा कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहां पर आप देख भी सकते हैं गर्म रुधिर प्राणी वे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का प्रयोग करते हैं।
उनका शरीर स्वयं तापमान के अनुकूल नहीं होता है। समस्त स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, ये सभी क्या है, गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बताइए भाई, आप एक शिक्षक हैं और आपको कक्षा में परिघटना प्रदर्शित करना है, तो बताइए आप इनमें से कौन सी परिघटना को प्रदर्शित नहीं कर सकते? बर्फ का निर्माण करके बता सकते कक्षा में? बिल्कुल भैया बता सकते हैं इसका तो हम। वास्तव बिंदु निर्माण, ये भी हम कर सकते हैं। बर्फ से तरल का निर्माण, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन सी में कहा गया है कोयला निर्माण, तो भैया ये क्योंकि कठिन है, क्यों कठिन है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कोयले के निर्माण की परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, क्योंकि कोयले के निर्माण में धुआं तथा कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि आप सभी जानते हैं जो कक्षा का तापमान है उसे कम करना बहुत असंभव है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। भाई यहां पर बोला गया है एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। ठीक है, पहले बॉक्स में उसने क्या किया, सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, और दूसरे बॉक्स में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? तो भैया देखें आप यहां पर पहले बॉक्स में उसने क्या, सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है, तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन होगा क्या? बिल्कुल भैया, क्योंकि पानी, सूरज और वायु कैसे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अर्थात पहले बॉक्स का नाम होगा प्राकृतिक संसाधन। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। खाली स्थान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। बताइए यदि आपको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? प्रयोग, गोष्ठी, कहानी कथन या फिर समूह चर्चा। तो हम देखते हैं भैया विज्ञान में अधिकांशतः क्या होता है, जो चीजें होती हैं वो प्रयोगों पर आधारित होती हैं। तो यदि आपको विज्ञान शिक्षण भैया अधिकतर प्रभावी बनाना है तो सबसे अच्छा उपाय होगा प्रयोग। ठीक है, प्रयोग के द्वारा आप विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण की कुंजी माना जाता है। इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 के ऊपर। यहां पर क्या बोला गया भाई, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो ध्यान रखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। यहां पर क्या है, एक साइड चित्रकला का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ राज्य का नाम। तो यहां पर देखें हम, कलमकारी चित्रकला भैया कहां की है? आंध्र प्रदेश की। बिल्कुल ये तो सही है। देखिए पहले हमें क्या करना है, ये जोड़ी मिलाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सही होगा। तो यहां पर कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल। पिथौरा मध्य प्रदेश की, सही है। बायली महाराष्ट्र की, सही है। मधुबनी बिहार की, सही है। मतलब देखिए कई बार ऐसा भी एग्जाम में हो जाता है कि सीधा सीधा भी दे देते हैं वो, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही दिया है। तो भैया पहले का पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जो आपकी माता है वो क्या करती होंगी, देखा होगा आपने, अनाज और दालों को सूर्य के प्रकाश में कुछ समय के लिए डाल देती हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें भंडार कर रख लेती हैं, जिससे वो अधिक समय तक
सुरक्षित रह सके। तो भैया इस विधि को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अंदर जो नमी होती है भैया दालों के अंदर वो खत्म हो जाती है। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि? तो देखिए जब भी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो वहां पर नाम लिया जाएगा समुद्र का। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्र। और सबसे स्थायी भी पूछा जाए तो भी आपका आंसर समुद्र ही होना चाहिए। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। कहा गया है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? भैया यदि आपको छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है और छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाना है तो बताइए सबसे कारगर रणनीति कौन सी होगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। भैया इससे क्या है? इससे क्या जागरूकता आ जाएगी भैया? खेलों का आयोजन करेंगे आप तो नहीं। परीक्षा के माध्यम से नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये भी कार तो कितना आसान भैया, ऑप्शन बी ही तो बचा है। अब जाएगा कहां? वो ही तो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करते। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। आप पाठ्यक्रम में ऐसा बदलाव करेंगे जिसमें हम पर्यावरण के प्रति जो पाठ हैं वो मैगजीन में रखेंगे जागरूकता से संबंधित, जिससे बच्चों में पढ़ेंगे और जो गैर शैक्षिक और जो अन्य क्रियाकलाप हैं उनको भी हम शामिल करेंगे जिससे बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहां स्थित है? बताइए दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहां स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य? तो भाई मेरे यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बहुत ही भैया फेमस है मैंग्रोव वनों के लिए। ठीक है, अब सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहले मैं भी आपको हर सेट में क्वेश्चन देता था लेकिन मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे आंसर बताया करो, लेकिन मैं क्या है मुझे याद नहीं रहता ना, तो इसलिए मैंने अब क्वेश्चन देना बंद कर दिया है। आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। क्लोन क्या है? क्लोन क्या है बताइए भाई, क्लोन क्या है? एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर मेरे भाई राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, क्लोन किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना होता है जिसमें आनुवांशिक तथा व्यवहारिक गुण समान होते हैं। अर्थात समझ गए आप, क्लोन क्या होता है मतलब उसी के अनुसार दूसरा तैयार करना। आप लोगों ने सुना होगा, मोबाइल फोन में सुना होगा आपने कि भैया उसने हमें क्लोन डिवाइस पकड़ा दी। क्लोन डिवाइस का मतलब क्या है? वो नकली है। ठीक है, मतलब उसी का अनुरूप तैयार किया है लेकिन वास्तव में वो कंपनी का नहीं है, तो उसी को कहा जाता है क्लोन। ठीक है, लेकिन जो उसके गुण रहेंगे वो समान रहेंगे। ठीक है, ये आप यहां से समझ सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने एप्पल का मोबाइल बुलवाया ऑनलाइन कंपनियों से और उन्हें क्या है उसके बदले क्लोन डिवाइस पकड़ा दी गई। तो क्लोन डिवाइस का मतलब भैया ये यही होता है। ठीक है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या पड़ेगा? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी? तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत जल्दी क्रिया करती है हमारे रक्त से और जो कि स्वास्थ्य के लिए भैया बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, देखिए यहां पर कहा भी गया है कोयले की अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात
CO का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए, और यहां पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इतनी खतरनाक ये गैस होती है। चलिए, रथ यात्रा किस राज्य का मुख्य उत्सव है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई मेरे, रथ यात्रा कहां का मुख्य उत्सव है? तो भैया यह उड़ीसा राज्य का मुख्य उत्सव है। उड़ीसा के यह पुरी में मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। तो प्यारे साथियों, आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और भैया मॉडल पेपर पसंद आया हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।